मिशन 2022 पे बराबर हमारी नज़र बनी हुई है और आज एम न्यूज़ की टीम आपको आज एक ऐसी सक्सेसफुल महिला से मिलवाएगी जो कि एडवोकेट भी हैं और उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं और आपको मिलवाते हैं। वो सपा में भी काफ़ी लंबे समय से उन्होंने वक्त गुजारा है और उनका कहना है कि वो इस हाई कोर्ट से कमा कर वहाँ पर खर्च करती हैं और काफ़ी समाज सेवी भी हैं। आइए आज उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे और कई तमाम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। मधुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मधुलिका जी, आप एक एडवोकेट हैं। हाँ। तो मतलब अचानक से आपका राजनीति की तरफ झुकाव क्यों हो गया? नहीं, अचानक से नहीं। मैं पिछले करीब 27 साल से समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं करीब 7-8 साल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही हूँ, मेन बॉडी की जो प्रदेश कार्यकारिणी होती है। और मैंने जो है समाजवादी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवक्ता सभा की, उसमें भी करीब 9 साल काम किया है। और मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की पहली महिला वाइस चेयरमैन रही हूँ, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख वकीलों ने वोट दे करके मुझे अपना जो है पहली महिला वाइस चेयरमैन बनने का मुझे सौभाग्य दिया। और ये सब सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि किसी भी एडवोकेट की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा आधी रात उनकी सहायता के लिए तैयार रहती हूँ। और जहाँ तक बात रही समाजवादी पार्टी की और समाज की, तो चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई भी जनता का व्यक्ति हो, जितना भी मुझसे हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि जितना भी मुझसे मदद हो सके मैं करूँ। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? ऐसी क्या खासियत आपको समाजवादी पार्टी में दिखी जो किसी और पार्टी में नहीं देखा आपने? देखिए, ऐसा है कि मेरे पिताजी भी किसान थे और मेरे ससुर भी किसान थे। मैं एक रूरल बैकग्राउंड की लड़की रही। जिस समय हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उसी समय से हमने देखा कि केवल ये पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार आने पर कहीं सिंचाई निःशुल्क हो रही है, कहीं चुंगी माफ़ हो रही है, कहीं गाँव को जो है बिजली दिलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार रहने पर बीज की, खाद की, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। किसानों को उनका उपज का सही मूल्य मिल रहा है, गन्ने का पेमेंट मिल रहा है, गन्ने का सही दाम मिल रहा है। तो हमने देखा कि ये पार्टी ऐसी है जिसके आने पर हम लोगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो सुधर जाती है। किसी भी अन्य सरकार का ध्यान जो है वो पूंजीपतियों की तरफ रहता है, बड़े लोगों की तरफ रहता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसान, मजदूर, दलित, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को विशेष रूप से इनके लिए कार्य करती है। आप एक एडवोकेट हैं और अगर बीकेटी की जनता आपको विधायक पद के लिए चुनती है तो आपके पेशे से उन्हें क्या लाभ मिलेगा? देखिए, अगर मुझे समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो मैं जो है चुनाव लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि बीकेटी की जनता मुझे इतना प्यार करती है कि वो मुझे जिता के भेजेगी। और मेरे एडवोकेट होने से बीकेटी की जनता पिछले 4 साल से 4.5 साल से पूरा लाभ ले रही है। क्योंकि सरकार नहीं है तो अन्य जो नेता हैं वो अधिकारियों को हैंडल नहीं कर पाते, उनको अधिकारी उल्टा सीधा जो है बता करके उनको भेज देते हैं। लेकिन मैं जब फ़ोन करती हूँ या मैं उनसे मुलाकात करती हूँ तो मुझे अगर जेन्युइन काम है, कोई भी अधिकारी किसी की भी, चाहे सरकार हो, चाहे बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी की हो, मैं उनसे तर्क वितर्क करके अपने लोगों का काम करवा के ही छोड़ती हूँ। सबसे पहला तो यह है कि अधिवक्ता होने पर जो कानूनी ज्ञान है, इससे आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहता है कि कोई अधिकारी उसको बुद्धू नहीं बना सकता। दूसरे नंबर पर यह है कि बीकेटी क्षेत्र में जो बहुत प्रमुख समस्या है, जैसे कि रोजगार का यहाँ कोई साधन नहीं है। एक पूरे बीकेटी में एक भी ऐसी संस्था, फैक्ट्री या कंपनी नहीं है जहाँ 50 लोग भी एक साथ काम करते हों। इतनी बेरोजगारी बीकेटी क्षेत्र में है। तो यहाँ से लोग 4-4 बार विधायक रह गए, कोई 2 बार विधायक रह गया, कोई जो है मंत्री तक रह गया। लेकिन आप समझिए कि किसी ने भी विधानसभा में बक्सी का तालाब क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने के लिए आज तक जो है आवाज़ नहीं उठाई। किसी की हमने आज तक आवाज़ नहीं सुनी। अगर मुझे मौका दिया गया तो विधानसभा में जितनी भी समस्याएं बक्सी का तालाब क्षेत्र की हैं, और हर रोज़ जब भी विधानसभा का सत्र चलेगा जनता को सुनाई देगा कि उनका विधायक ऐसा है जो है विधानसभा में अब ध्यान आकर्षित करता है मुख्यमंत्री का और मंत्रिमंडल का, और अपने क्षेत्र की समस्याएं जो है वो दूर करवाता है। लोग कहते हैं कि राजनीति और अपराध का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, तो क्या आप लोगों के इस विचार को बदल पाएंगे? देखिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे मायके और ससुराल दोनों जगह आज तक किसी की 107-16 भी नहीं हुई है। हम लोग बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी छवि वाले किसान परिवार से हैं लोग।
और सभी लोग पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं, सभी लोग छोटी मोटी नौकरी पा गए हैं या छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं। अपराध के जरिए जो है राजनीति करना ये अब पुराने जमाने की बात हो गई। अब लोग पढ़ लिख गए हैं और धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएं, तभी हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अगर हम लोग अपराधी लोगों को, बाहुबली लोगों को या धन पशुओं को हम लोग जो है जिताते हैं, ये लोग सिर्फ अपना भला करने के लिए ही केवल जो है सत्ता चाहते हैं। इन लोगों का उद्देश्य बिल्कुल भी क्षेत्र की जनता का जो है भला करना या क्षेत्र का विकास करना नहीं है। हमारी जैसा जहाँ तक बात है, मैं हाई कोर्ट की वकालत करती हूँ, अच्छी खासी वकालत भगवान की दया से मेरी चल रही है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी मुझसे जो हो पड़े मैं अपने क्षेत्र के लिए करूं, धन कमाने के लिए बिल्कुल भी मैं राजनीति नहीं करती हूं। और पिछले 27 साल में, ऐसा कि अभी आपने स्वयं कहा कि पिछले 27 साल में मैंने हाई कोर्ट से कमा करके समाजवादी पार्टी पे खर्च किया। कभी भी मैंने ये नहीं चाहा कि मुझे पार्टी से 2 पैसे का फ़ायदा हो, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है पार्टी उनकी सहायता करे। हमारे लिए तो ये है कि भगवान ने हमारे हाथ में हुनर दिया है, तो हाई कोर्ट जिंदाबाद। अगर हाई कोर्ट अपनी जगह खड़ा रहेगा तो हम आराम से जो है अपने गुजारे लायक, अगर घंटा भर भी चलेगा तो कमा के ले आएंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो है कि किसी में सड़कों में कमीशन खाने की, पुलियों में कमीशन खाने की, थानों की दलाली करने की, अधिकारियों की दलाली करने की। एक भी पैसे का जो है मेरा बिल्कुल सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे ये जो लोगों के दिमाग में भ्रम है कि साहब जो है एक विधायक जी मिले तो वो हमसे कहते हैं कि आप जो है ऐसे क्यों बोलती हैं अपनी भाषण में कि हम जो है विधायक बन जाएंगे तो हम एक भी पैसा कमीशन नहीं लेंगे, 30% तो विधायक का जो है धर्म का होता है। तो मैंने उनसे कहा कि वो धर्म की किताब कौन सी है, ज़रा हमें भी पढ़ा दीजिए। हमने तो नहीं देखी कौन सी किताब है। हम जब कह रहे हैं कि नहीं लेंगे कमीशन तो आप इसको लिखवा के ले लीजिए, आप हमसे एफिडेविट पे लिखवा लीजिए, कागज़ पे लिखवा लीजिए। हमें एक पैसा नहीं चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का विकास करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। धन कमाने के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। आपके नाम ईमानदारी का रिकॉर्ड दर्ज है और अक्सर राजनीति में मतलब कुछ दांव पेच ऐसे आते हैं जहां झूठ बोलना ही पड़ जाता है, तो वहां पर आप क्या करेंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 5.5 साल मेंबर रही, 1 साल में वाइस चेयरमैन रही और वहाँ पर भी करीब 23 पुरुष सदस्य थे। 23 के 23 पुरुष सदस्य मुझे दबा नहीं पाते थे। मेरा सीधा था कि जिस भी चीज़ पे मैंने स्टैंड ले लिया तो ले लिया। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मैं किसी के भी अंदर जो है ये ताकत नहीं है कि जो सत्य को जो है हरा पाए। अगर आप सत्य हो, अगर आप ईमानदार हो, अपने उसूलों के पक्के हो, तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। डरता आदमी तभी है जब उसके अंदर लालच भरा होता है और जब वो सोचता है कि अगर मैंने सत्य की आवाज़ उठाई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं जहाँ तक इतना समझती हूँ कि पूरे जीवन, लगभग आज मेरी जो है 54-55 साल एज हो गई है, पूरे जीवन आज तक मैंने कभी भी सत्य के साथ में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ईश्वर की दया से जो भी मेरी ज़रूरतें थी वो ईश्वर ने अच्छी तरह से पूरी कराई। बिल्कुल सही कहा आपने कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। आप राजनीति का भी सफ़र देख रही हैं और वकालत का भी सफ़र देख रही हैं, तो मतलब कौन से सफ़र में आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष देखना पड़ा और सबसे अच्छा सफ़र कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, सफ़र में दोनों में संघर्ष है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से संघर्ष है और जो लोग उसूलों पे चलते हैं उनके लिए दोनों ही जगह बहुत कठिनाई है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरा उदाहरण आपके सामने है कि 27 साल की वकालत में और 27 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक किसी को मौका नहीं दिया कि कोई मेरी तरफ उंगली उठा सके, चाहे वो चरित्र के उसमें हो, चाहे जो है धन के आरोप के संबंध में हो, चाहे किसी तरीके का गबन के उसमें हो या किसी अधिकारी की दलाली के संबंध में हो। इन सब बातों का मेरा बहुत दूर दूर से नमस्कार रहा है और मैं सबको यही बात कहती हूँ कि सिर्फ हम लोगों को दृढ़ता से अपनी बात कहनी आनी चाहिए। आज भी दुनिया में ईमानदारी बची है, आज भी दुनिया में ईमानदार जज बचे हैं। इस बार आपके चुनावी एजेंडे क्या हैं जिससे आपके विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लाभ मिल सकता है? मेरे 3 ही मुख्य एजेंडे हैं। सबसे पहला मेरा एजेंडा है बेरोजगारी को दूर कराना, बक्सी का तालाब क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मिलें लगवाना, कंपनियां लगवाना, फैक्ट्रियां खुलवाना, इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित कराना, जिससे कि जो है वहाँ पे छोटे छोटे जब प्लॉट्स इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है सरकार से सस्ती कीमत पे दिला करके वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना
और दूसरे नंबर पर मेरा है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है, कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। लड़कियों की शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के संस्थान खुलवाना, और तीसरे नंबर पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान। तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 मेरे मुख्य एजेंडे हैं जिस पे मैं चाहती हूँ कि बख्शी का तालाब क्षेत्र जो है एकदम याद रखे कि हाँ, कोई विधायक आया और जिसने हमारी मूलभूत समस्याओं पे विशेष रूप से ध्यान दिया। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर विधायक ईमानदारी से काम करे तो ये जो सड़कों के गड्ढे और ये जो नालियाँ, ये सब अपने आप ठीक हो सकती हैं, लेकिन पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, तब ठेकेदार और अधिकारियों को आप ठीक कर सकते हैं। ये जो धर्मांतरण का मामला 2 चुनावों के लिए भुनाया जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, धर्मांतरण के मामले में मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती कहीं अब इस समय जो है, पहले कभी किसी ज़माने में ज़बरदस्ती का धर्मांतरण हुआ हो तो हुआ होगा, लेकिन आज आज़ादी के 70 साल बाद यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कहीं धर्मांतरण कराया जा रहा हो। सिर्फ और सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मुद्दे नहीं रहते हैं, तो ये 2-4 इनके मुद्दे हैं सेट, जो ये हर चुनाव से पहले निकाल के लाएंगे। या तो पाकिस्तान का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, या फिर इनका जो है बहुत से बहुत इनका रहता है तो कश्मीर का मुद्दा है। इन मुद्दों के को ये निकाल करके ये दिखाना चाहते हैं कि बस हम किसी तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को जागृत कर दें और उनको इमोशनल बना दें और उनसे धर्म के नाम पर और इस तरीके के जो उन्माद वाले जो मुद्दे हैं इनके नाम पर वोट ले लें। जबकि वास्तविकता ये है कि हिंदुस्तान में आज भी हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत प्रेम है, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो है आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस तरीके के जो लोग हैं ये लोग बिगाड़ने का काम करते हैं। अदरवाइज़ कहीं पर इस तरीके का नहीं है कि जो नफ़रत की भावना हो। जो भी नफ़रत की भावना इन्हीं के द्वारा फैलाई गई है। और जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं आतंकवाद की बात, तो मेरा उसमें ये कहना है कि जो भी गलत करे, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके साथ जो भी सख्ती से सख्ती बरती जाए, उनके साथ हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। अगर कोई आपको आतंकवादी मिलता है और सचमुच में उसने किया है तो आप उसके साथ चाहे जो अंजाम करें, हम लोगों को इसमें उससे समाजवादी पार्टी को या हम लोगों को उससे कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को बेवजह जो है आतंकवादी बता रहे हैं और उसको बिना बात में जो है आपका कोई आतंकवादी का केस हो गया। मैं तो खुद सरकारी वकालत में रही हूँ, 5.5 साल एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट फर्स्ट की पोस्ट रही मेरे पास समाजवादी की सरकार में। मैंने उस समय देखा कि बहुत सारे लोगों को जो है ज़बरदस्ती आतंकवादी बना देती है पुलिस, जबकि वो वास्तव में ना आतंकवादी हैं। ज़बरदस्ती पुलिस बहुत सारे लोगों को नक्सलवादी बना देती है, जबकि वो उनकी नक्सलवादी नहीं है। इसलिए सिस्टम की कमियां हैं बहुत सारी, जिनको कि दूर करने के लिए मैं काम करना चाहती हूं। जो मैंने सिस्टम में बहुत करीब से देखा है कि किस तरीके से बेकसूर लोगों को फंसाने का काम किया जाता है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो सरकार ला रही है योगी सरकार, तो मतलब क्या ये सच में जनहित में है या फिर चुनावी पासा? देखिए, इस कानून के तो मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। और मैंने आपसे बताया कि मेरा एक बेटा है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में, और हम दोनों लोग कमाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि जो है एक बच्चा और होना चाहिए, तो मेरा सीधा कहना था कि देखिए कि अगर जो है हम लोग खर्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम उसको बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फूड, बेस्ट क्लोथिंग, बेस्ट एटमॉस्फेयर उसको नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो है विकास रुक जाएगा। तो मैं इस मामले में मैं इतना ही कहती हूँ कि देखिए, ये सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये स्वयं नियंत्रण करना चाहिए। लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी बिरादरी के हों, वो खुद से जो है परिवार नियोजन का फ़ायदा समझने लगते हैं। तो इसको कोई बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कराए जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर ये ऐसा कानून लाते हैं तो जो है फिर खाली इसको ये नहीं कि खाली जनता पे थोप दें। जो विधायक हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, उनको भी कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं होना चाहिए। जो सांसद हैं उनका भी छोड़ दीजिए, ना कोई प्रधानमंत्री बन पाए, ना कोई राष्ट्रपति बन पाए। जितने भी लोग जो है लाभ पा चुके हैं और उनके 2 से अधिक बचते हैं, तो उन सब लोगों को फिर राजनीति से बाहर करिए, तब उसके बाद में इस तरीके का लाइए। अदरवाइज़ जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करिए, उसके बाद आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद से परिवार नियोजन करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा या अंधकार को दूर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो मेरे यार। सही बात है, आप ऐसे इरादे आपके मजबूत हैं, डटे रहिए। पार्टी आपको टिकट हम उम्मीद करते हैं जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बख्शी का तालाब क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को मधुलिका यादव एडवोकेट की तरफ से
बकरीद एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। डॉक्टर यूसुफ एसएन हॉस्पिटल एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल अदा और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे नगर पंचायत बंथरा के सभी मुसलमान भाइयों को, बहनों को ईद उल जुहा की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह 15 अगस्त के अवसर पर हम अपने सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये बीमारी चल रही है, कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार को बहुत ही सावधानी पूर्वक मनाएं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.